प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत अंग्रेजों के भारत में आगमन के समय भारत में उद्योगों की स्थिति के विषय में चर्चा करेंगे। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के पहले भारतीय कुटीर एवं लघु उद्योग उन्नत अवस्था में थे। 17वीं और 18वीं सदी के पूर्वार्ध में स्वदेशी उद्योगों के लिए उनका नाम बाहर के देशों में भी विख्यात था। भारतीय माल की विदेशों में बड़ी मांग थी। देश में दो तरह के उद्योग विकसित थे, ग्रामीण उद्योग तथा शहरी उद्योग। ग्रामीण उद्योग आम आदमी की प्राथमिक आवश्यकताओं की संपूर्ति करते थे। शहरी उद्योगों द्वारा कला कौशलपूर्ण वस्तुओं का निर्माण होता था। ये उद्योग विलासिता का सामान बनाने में अग्रणी थे। देश के कपास उत्पादक क्षेत्रों, दूरस्थ गांवों और शहरों में कपड़ा तैयार किया जाता था। गांव-गांव और शहर में हथकरघा पर मोटा कपड़ा यथा गाढ़ा एवं रेजी तैयार किए जाते थे। विभिन्न शिल्पों में लगे कारीगरों में से लगभग 2/3 बुनकर थे। ग्रामीण उद्योगों की तुलना में नगरीय उद्योग अधिक संगठित थे और गुणवत्ता की दृष्टि से अधिक अच्छा माल तैयार करते थे। कपड़ा उद्योग, इसके अंतर्गत भारतीय बुनकर नरम से नरम, महीन से महीन और मोटे से मोटा कपड़ा तैयार करने के लिए प्रसिद्ध थे। महीन कपड़े में मलमल सबसे अधिक विख्यात थी। इसके उत्पादन का मुख्य केंद्र ढाका था। ढाका की मलमल विश्व भर में प्रसिद्ध थी। 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े मलमल के थान को एक अंगूठी में से निकाला जा सकता था। इस प्रकार की मलमल का थान तैयार करने में 6 माह लगते थे। आम उपयोग का कपड़ा गांव-गांव और शहर में बनाया जाता था, परंतु विशेष प्रकार का कपड़ा कुछ स्थानों पर ही तैयार होता था। इस प्रकार के केंद्रों में ढाका, जहानाबाद, पटना के पास बुलंदशहर, सिकंदराबाद, लखनऊ, बनारस, रायबरेली में जायस, फैजाबाद में पांडा, रामपुर, मुरादाबाद, कानपुर, प्रतापगढ़, शाहपुर, अलीपुर, मेरठ, आगरा, दिल्ली, रोहतक, ग्वालियर, चंदेरी, इंदौर और दक्षिण भारत में आर्नी, हैदराबाद, रायचूर, सेलम, तंजौर और मदुरा विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। इन केंद्रों पर विभिन्न डिजाइनों और किस्मों का अच्छा कपड़ा तैयार होता था। देश में कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई, सोलह चांदी के धागों का निर्माण भी बड़े स्तर पर होता था। रेशमी वस्त्र उद्योग के अंतर्गत भारत में बहुत कम रेशम पैदा होता था, इससे रेशम का बाहर से आयात किया जाता था, किंतु भारत में बना रेशम का कपड़ा पुनः बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था। बनारस, आगरा, लाहौर, पटियाला, अमृतसर, राजशाही, मुर्शिदाबाद, वीरभूम, वर्धमान, बांकुड़ा और मिदनापुर रेशमी वस्त्र निर्माण के प्रसिद्ध केंद्र थे। बनारस और आगरा वस्त्रों पर कढ़ाई के लिए तथा सबसे बढ़िया रेशमी वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। ऊनी वस्त्र उद्योग भी उन्नत अवस्था में था। पंजाब और राजस्थान में मोटे ऊनी कंबल, गलीचे, रस्से आदि बनते थे। लाहौर, लुधियाना और अमृतसर में अनेक प्रकार की ऊनी वस्तुएं, कंबल, शॉल, कोट, मोजे, दस्ताने और सर्दियों में काम आने वाले अन्य कपड़े बनते थे। जयपुर, बीकानेर और जोधपुर के ऊनी कपड़े प्रसिद्ध थे। लौह उद्योग के अंतर्गत भारत का लौह उद्योग काफ़ी उन्नत था। भारत के लोहार लोहे की गलाई ढलाई के कार्य में बहुत निपुण थे। स्थान स्थान पर शस्त्र निर्माण, तोप निर्माण, जहाज निर्माण एवं कृषि उपकरणों के निर्माण के उद्योग थे। भारत में लोहे से बनी सामग्री लंदन तक जाती थी। महाराष्ट्र, आंध्र और बंगाल में जहाज निर्माण उद्योग विकसित हुआ। यूरोपीय कंपनियां अपने उद्योग के लिए भारत में बने जहाज खरीदती थीं। एक अंग्रेजी पर्यवेक्षक ने लिखा है, जहाज निर्माण में भारतीयों ने अंग्रेजों से जितना सीखा उससे अधिक उन्हें पढ़ाया। मिट्टी के बर्तन में मूर्तियाँ, भारत में मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, खिलौने बनाने का उद्योग भी विकसित था। बंगाल में खुलना, दिनाजपुर, रानीगंज, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, रामपुर, अलीगढ़, दक्षिण में मद्रास, मदुरा और सेलम के कुम्हार विशेष किस्म के कलात्मक और मिट्टी के पक्के बर्तन बनाने में दक्ष थे। अन्य विविध उद्योग लगभग पूरे देश में भवन निर्माण, पत्थर और लकड़ी की नक्काशी, ईंट और चूना बनाने, कागज़ बनाने, सोना चांदी तथा जवाहरात के आभूषण बनाने, चीनी, नमक एवं नील बनाने, तांबा, पीतल, कांसा आदि की वस्तुएं एवं बर्तन बनाने के उद्योग विकसित अवस्था में थे। विभिन्न प्रकार के बीजों से तेल निकालने का काम बड़े स्तर पर होता था। मांस और चमड़ा उद्योग भी लोकप्रिय था। मांस से विभिन्न वस्तुएं बनाने का काम कुछ जातियों का वंशानुगत व्यवसाय बन गया था। निष्कर्ष रूप में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के भारत के आगमन के समय 900 साल से चल रही विदेशी आक्रांताओं की लूट के उपरांत भी
बादशाहों, अमीरों, राजाओं तथा जागीरदारों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उनके महलों में विलासिता के समस्त साधन उपलब्ध थे। देश में नहरों, कुओं, तालाबों की कमी के बावजूद वर्षा की अच्छी मात्रा होने से देश के अधिकांश भागों में खेती की जाती थी। घर घर में कुटीर उद्योग विकसित थे, जिनमें विपुल मात्रा में विविध प्रकार की सामग्री तैयार की जाती थी। विदेशी व्यापार उन्नत होने से शासकों को कर के रूप में अच्छी आय होती थी। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार बहुत होता था। विदेशी व्यापार भारत के पक्ष में था। भारत के कुटीर उद्योग देशवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ विदेशों को निर्यात किए जाने के लिए भी माल तैयार करते थे। सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र, शाल, तुशाले, चंदन की वस्तुएं, कागज, जूते, बक्से, चमड़ा, चीनी, नील, रंग, लकड़ी की वस्तुएं, सोना चांदी के आभूषण, विलासिता की वस्तुएं निर्यात की जाती थीं। इतना होने पर भी देश में जन साधारण की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि संपत्ति का केंद्रीकरण अभिजात वर्गों में हो गया था। किसान हाड़तोड़ परिश्रम करके खेती करते थे। छोटे कारीगर हाथ से सामग्री का उत्पादन करते थे। इस उत्पादन के लाभ का अधिक हिस्सा कर के रूप में शासक और मुनाफे के रूप में बड़े व्यापारी लूट लेते थे। भू राजस्व कर के साथ साथ चुंगी एवं स्थानीय करों की अधिकता थी। इसी कारण बादशाह, सूबेदार, राजा एवं जागीरदारों के पास काफ़ी धन एकत्र हो जाता था, किंतु जनसाधारण अभावों एवं कष्टों से बिलबिला रहा था। पूरा परिवार हर समय किसी न किसी काम में लगा रहता था, फिर भी 2 समय की रोटी का प्रबंध करना कठिन था। इस प्रकार अंग्रेज़ों के आगमन से भारत में आर्थिक स्थिति विषमतापूर्ण थी। अंग्रेज़ों के आगमन के समय अंग्रेज़ों के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही पुर्तगाली कंपनी, फ्रेंच कंपनी और डच कंपनी भारत में व्यापार करने लग गई थी, लेकिन अंग्रेज़ कंपनी सबसे अधिक आगे बढ़ी। उसके सेंट जॉर्ज फोर्ट, जो कि मद्रास में बना हुआ है, उसका चित्र साथ में दिखाया गया है। इसको विद्यार्थी देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।